तो अभी तक हम लोगों ने पिछले सेक्टरों में देख लिया कि अपना हिंदी व्याकरण से यानी हिंदी फर्स्ट में कि हम लोग भाषा देखें और भाषा की समझ, भाषा के संबोधन और उसके कितने प्रकार हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं, भाषा की वृद्धि कैसे होती है, कैसे भाषा बढ़ती जाती है और एक बालक कैसे भाषा को सीखता है और किस स्थान पर किन प्रदेशों में कौन कौन सी भाषाएं अपने अपने तरीके से बोली जाती हैं और उन्हीं भाषाओं को लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना कैसे वृद्धि क्रम में यानी बढ़ता चला जाता है, ग्रो अप होता है। और इसी के साथ साथ उन प्रदेशों में हर जगह अपने अपने स्थानों में बोली जाने वाली भाषाओं की जानकारी भी हम लोगों ने देख ली है। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ते हुए अब हम लोग आगे पहुँचे हैं हिंदी वर्णमाला लेसन 2 चैप्टर 2 दूसरा। तो इसमें हिंदी वर्णमाला अब हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग भाषा के बारे में जा रहे हैं। अब कोई भाषा लिखते हैं तो उसमें कोई भी भाषा, हर भाषा का अपना अपना एक लिपि होती है, एक अक्षर होता है जिसके माध्यम से हम लोग उस भाषा को जानते हैं, उस भाषा में लिखे जाने वाले शब्दों की पहचान करते हैं, उन्हें समझते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, उन शब्दों को, उन वाक्यों को, उन अक्षरों को, ध्वनियों को हम लोग पढ़ना, बोलना, लिखना, समझना सीखते हैं। और इसी का बढ़ना ही क्या होता है, भाषा का वृद्धि क्रम कहलाता है। यानी भाषा बढ़ती जाती है, हमारे नॉलेज में आती जाती है, हम उसको सीख जाते हैं और उसमें पारंगत यानी कि विद्वान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले पाठ का लेसन का नाम ही जान लेते हैं। ठीक है, क्या है तो बोले कि हिंदी भाषा जो अपनी भाषा है, हमारे देश की भाषा, हिंदी बोली जाने वाली राष्ट्रभाषा। और बोले वर्णमाला, माला माने होता है ऐसा कोई भी एक गोल सा समूह हो तो उसको क्या कहेंगे, माला। जैसे हम लोग अपने गले में या किसी ऐसे स्थान पर मालाओं को पहनते हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रकार की जो गोल चक्कर में हो उनको क्या कहते हैं, माला। एक सूत्र में किसी चीज़ को एक सूत्र में एकीकरण करके एक रूप में, ठीक है, बांध देना ही क्या कहलाता है, माला कहलाता है। तो बोले कि हिंदी में माला देखनी है हमें, हिंदी किन चीज़ों को बांध रही है, वह किन चीज़ों को बांध के जोड़ दे रही है। तो उसमें बोल रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला को बांध रही है। किसको बांध रही है, वर्ण को। तो हम पिछले पाठों में हम लोगों ने ये बात देख ली थी, ये बात हम लोग जान चुके थे कि शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। यानी कि किसी भी रूप से लिखा जाने वाला क, ख, ग इत्यादि जो भी सारे अक्षर होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को वर्ण कहते हैं, इन्हीं को अक्षर भी कहते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं। यानी इन तीनों नामों से यही जाने जाते हैं। ठीक है, यानी किसी अक्षर को, वर्ण को, अल्फ़ाबेट तो कर रही तो वर्ण को, अक्षर को, ध्वनि को क्या कहते हैं, एक समान रूप से जानना चाहिए। यानी क क्या है, एक प्रकार का वर्ण है यानी अक्षर है, एक प्रकार का क्या है, अक्षर है, और एक प्रकार का क्या है, ध्वनि माने आवाज़, एक साउंड। ठीक है, तो बोले कि हिंदी वर्णमाला में तो हम लोग अब किसकी माला को, कौन से ऐसे सूत्र हैं, कौन सा ऐसी एक माला है जिसको हम जाने वाले, तो बोले हिंदी में बोले जाने वाले उन अक्षरों को, उन ध्वनियों को, उन वर्णों की मालाओं को, यानी कि एक सूत्र में जो एक क्रम से बंधे हुए हैं, क्या निश्चित है कि क के बाद ख ही आएगा, ख के बाद ग आएगा। तो ऐसी जो एक माला है, यही जो हिंदी में वर्णमाला शब्द बोला जा रहा है, वर्णमाला शब्द का मतलब यही है कि जो वर्ण है, जो अक्षर है, जो ध्वनियाँ है, उनको क्रम से ही बांध देना, उनको एक क्रम, एक व्यवस्थित क्रम में लिखना। ठीक है, या उनको एक व्यवस्थित क्रम में, एक सही क्रम में बैठाना। ठीक है, करेक्ट क्रम में। ठीक है, ग्रेजुअली यानी क्रमशः। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वर्ण बैठेंगे, ध्वनियाँ बैठेंगी, अक्षर बैठेंगे, क्रमबद्ध तरीके से लाइन बाय लाइन एरो में अपने बैठेंगे। ठीक है, रोज में बैठेंगे, तो इनको क्या कहेंगे, वर्ण कहते हैं। वर्ण माने अक्षर, वर्ण माने ध्वनि, वर्ण माने एक साउंड, एक अक्षर, एक शब्द, जिसका अक्षर कहेंगे। तो बोले कि हिंदी में बोले जाने वाले उन अक्षरों को, पढ़े जाने वाले उन अक्षरों को, बोले जाने वाले उन अक्षरों को, लिखे जाने वाले उन अक्षरों को, उन ध्वनियों को और उन वर्णों का अब हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनको जानेंगे कि वो क्या क्या चीज़ हैं। तो बोले वर्ण यानी उसी वर्ण के बारे में, उसी अक्षर को, उसी ध्वनि को, ये क्या है, क्यों है, इनकी क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है। ठीक है, इनको प्रयोग कैसे करना है, अब यह जानना, लिखना, पढ़ना, बोलना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बता रहा है वर्ण के बारे में, यानी इन्हीं अक्षर के क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, या फिर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि जितने भी अक्षर हैं, ध्वनियाँ हैं, वर्ण हैं, सामान्य रूप से इनके बारे में अब हम जानकारी हासिल करेंगे।
तो बोल रहे हैं कि बच्चों, संबोधन किया, संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, बताए थे हम पिछले पाठों में हम लोगों ने देखा था कि जब भी किसी शब्द के बाद ऐसा कुछ करके जैसे एक खड़ी पाई और एक बिंदु नीचे लगा हो तो इसको कहते हैं संबोधन चिन्ह। इसको संबोधन चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह जब किसी शब्द के बाद लगता है तो समझ जाना चाहिए कि उस शब्द के द्वारा, जिस शब्द के पास में लगा हुआ है उस शब्द के द्वारा क्या किया जा रहा है, किसी को संबोधित यानी आवाज़ लगाई जा रही है, किसी को पुकारा जा रहा है, किसी को बोला जा रहा है, ठीक है, किसी को इशारा किया जा रहा है, किसी को इंगित किया जा रहा है, उसको निर्देश दिया जाएगा, आदेश दिया जाएगा, ऐसा बोल करके। तो बोले कि क्या कर रहे हैं, तो बोले बच्चों जब आप कुछ बोलते हैं यानी कि कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ शब्द ऐसे करते हैं, कुछ वाक्य करते हैं या कुछ ऐसे अक्षर, ध्वनियों, वर्णों को आप जब अपने मुंह से बोलते हैं तो क्या होगा, तब आपके मुख से कुछ ध्वनियाँ यानी कि वही ध्वनि, वही अक्षर, वही वर्ण, इन्हीं को कहा जाएगा, ठीक है। तो वही वर्ण, कुछ ध्वनियाँ, ध्वनि माने ध्वनि शब्द का बहुवचन बन गया ध्वनियाँ, यानी बहुत सारे अक्षर, बहुत सारी ध्वनियाँ, बहुत सारे वर्ण निकलते हैं, यानी मुख से बाहर आते हैं, आवाज़ आती है। म्यूजिक साउंड एक होता है, एक ध्वनि होती है, आवाज़ आती है। बोले ये ध्वनियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, ये ध्वनियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। क्या क्या कौन से प्रकार होंगे, तो हम आगे देखिए। तो पहले बोले कुछ ध्वनियाँ बड़ी हो सकती हैं, जैसे यानी ध्वनियों का बड़ा होने और छोटा होने से यहाँ पर इस जगह पर बुक में जो कहा जा रहा है उसका मतलब होगा किसी शब्द का यानी वर्ण का, शब्द का बड़ा होने का मतलब है कि उनमें कई सारे अक्षर जुड़े हों। जैसे एक शब्द हो गया खटमल, तो इसमें ख, ट, म और ल इतने सारे अक्षर यानी 1, 2, 3 और 4, इसमें 4 अक्षर जुड़े हैं, 4 ध्वनियाँ, 4 वर्ण जुड़े हैं, तब जाकर के पूरा का पूरा एक शब्द बना है, ठीक है। तो इन्हीं को बताने के लिए बोल रहे हैं कि कुछ शब्द बोलने में यानी कुछ शब्द कौन होते हैं, शब्द वो होते हैं जिनको बोलने से, जिनके प्रयोग करने से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी अन्य चीज़ के बारे में हमें जानकारी हो। उस शब्द को बोलने से प्रॉपर एक वस्तु, एक व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी हो, ठीक है। जैसे जैसे एक शब्द है चौक, तो चौक कहने से हमें इसी वस्तु के बारे में जानकारी होगी। अगर हम चौक कहेंगे तो ब्लैक बोर्ड की जानकारी नहीं होगी, अगर हम ब्लैक बोर्ड कहेंगे तो चौक की जानकारी नहीं होगी। यानी किसी एक शब्द के द्वारा उसी को जाना ही क्या कहलाएगा, शब्द कहलाए। तो बोले कि कई सारे अक्षरों, कई सारी ध्वनियों, कई सारे वर्णों को मिला करके पूरा का पूरा एक बड़ा सा शब्द बना, तो क्या कहलाया, खटमल। खटमल नाम का एक कोई जीव, ऐसा कोई पशु, कोई एक कीड़ा, एक जानवर होता है, तो उसको खटमल कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक शब्द है राम, तो रा है, परा की मात्रा है म, ये देखो छोटा है। राम कितना हम लोग जल्दी बोल ले रहे हैं, कितने कम शब्दों में राम शब्द लिखा गया, और खटमल कितना बड़ा है और कई सारे अक्षर इसमें मिल के बने। तो जब कई सारे अक्षर किसी शब्द में मिलकर बनते हैं तो वो शब्द बड़ा हो जाता है बोलने में, सुनने में, और उसको लिखेंगे भी तो कई सारे अक्षरों को प्रयोग करके, जोड़ करके तब बनाते हैं, तब वो एक शब्द बनता है। और वही हमको राम शब्द बोलना था तो हमने र लिखा, आ की मात्रा लगा दी और म लिख दिया, बन गया राम। तो खटमल शब्द बड़ा है और उसके मुकाबले इन दोनों की तुलना की जाए तो राम शब्द छोटा हो गया, क्योंकि इसमें कम अक्षर प्रयोग हुए, इसमें एक मात्रा केवल प्रयोग हुई, इसमें बहुत सारे अक्षर प्रयोग हुए, ध्वनियाँ प्रयोग हुई, वर्ण प्रयोग हुए, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2 बस 2 ही अक्षर हैं, एक मात्रा है। यहाँ पर कोई मात्रा हालांकि नहीं है, लेकिन इसमें अक्षर तो बहुत सारे, तो ये बोलने में और लिखने में शब्द बड़ा हो गया। लेकिन ये शब्द राम शब्द बोलने में बहुत हम जल्दी और इजीली, बहुत आसानी से इसको बोल पा रहे। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर कि तो बोले कि कई ध्वनियाँ प्रकार की होती हैं, कुछ ध्वनियाँ बड़ी हो सकती हैं, जैसे तो बोले बस, बस, भवन, इसमें 3 अक्षर मिले तो भवन, अजगर, अ, ज, ग और र, इतने 4 प्रकार के अक्षरों को जोड़ा गया, ध्वनियों को जोड़ा गया, तब जाके एक शब्द बना, जिससे इस अजगर नाम के क्या किया जाए, सांप को, अजगर नामक एक सांप होता है तो उसको जाना जाएगा। भवन, इन 3 अक्षरों को जोड़ने पर एक भवन, एक मकान, एक बिल्डिंग को जाना जाएगा। ब और स शब्द जोड़ने पर एक बस, इस प्रकार की एक गाड़ी को, एक वाहन को जाना जाएगा। तो ये सारे क्या है, फर्क है। फिर अगला क्या बोले, कुछ ध्वनियाँ छोटी हो सकती हैं, जैसे अभी तक हम लोग जान लिए कुछ बड़े बड़े शब्द, अब उसके मुकाबले छोटा, तो अब छोटा छोटा क्या, कौन से ऐसे छोटे शब्द हैं जिसको बोलने से भी कुछ जानकारी होगी लेकिन वो बोलने में, लिखने में छोटे हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो लिखने में और बोलने में बड़े होते हैं। क्या क्या अंतर है उनमें, दोनों में। तो बोले कि कुछ ध्वनियाँ छोटी हैं, जैसे है, जैसे हम बोलते हैं कि राम हमने लिखा तो बोल दिया कि राम जाता है। अब राम एक शब्द है, जाता एक शब्द है और है शब्द,
तो राम और जाता इन दोनों के मुकाबले जो है शब्द है शब्द राम जाता है में जो है शब्द है वो बहुत छोटा है, वो बहुत इजीली हम लोग बोल दिए है, हाँ, जी, नहीं, हाँ। तो इस तरह के छोटे छोटे शब्द हैं, या और वे। तो बोले कि ये जो सारे शब्द हैं ये छोटे छोटे, इनके मुकाबले यानी जो भाषा है, जो वर्ण होते हैं, उनके कम अक्षरों को जोड़ने पर जो शब्द बने वो कम मात्रा में प्रयोग होंगे, ठीक है। और जो कई सारे अक्षरों को जोड़ करके बने हैं वो बड़ी मात्रा में, बोलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लिखने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो छोटे शब्द हैं उनको लिखने में भी कम समय लगेगा और बोलने में भी कम समय लगेगा, प्रयोग होगा, ठीक है। कहने का कुल मिलाकर यही मतलब है। अगला, तो इसीलिए भाषा के जो अक्षर हैं, जो ध्वनियाँ, जो अक्षर जो होते हैं, उनको बताया है कि कौन से बड़े हैं, कौन छोटे हैं, किनको बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, किनको बोलने में कम समय लग रहा है, दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस। फिर अगला बताया, बोल रहे हैं कि कुछ ध्वनियाँ यानी वही वर्ण अक्षर, जो ध्वनियाँ, जो अक्षर हैं और भी छोटी हो सकती हैं, जैसे बोले कि इनसे भी छोटी हो सकती है, हाय या वे, इनसे भी कुछ छोटे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? तो बोले कि क च ट त प य अ आ इ ऊ री ए ऐ ओ, यानी कि जो कुछ क ख ग घ अंग यानी कुछ व्यंजन वर्ण और कुछ स्वर वर्ण, जिसको कॉन्सोनेंट या वॉवेल्स कहते हैं, ठीक है। तो जो वॉवेल है छोटे छोटे एक एक शब्द, एक एक अक्षर है, क ख ग घ अंग च छ ज झ य। तो इस तरह से जो एक एक शब्द है, एक एक अक्षर है, एक एक वर्ण है, तो ये क्या है, कम मात्रा में प्रयोग हो रहे हैं, एक ही बार बोलना पड़ रहा है इनको, ठीक है। तो ये क्या है, छोटे हैं। यह एक बात और जानना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था, जब भाषा की समझ हम लोग पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन ले रहे थे, तो उसमें मैंने इस बात को बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है कोई भी एक अक्षर, कोई भी एक वर्ण, ठीक है, कोई भी एक ध्वनि। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई माने, सब इकाई माने पार्ट, हिस्सा, भाग, अंश। तो बोले कि किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा भाग कौन होता है, उसमें होने वाले अक्षर, उसमें ध्वनियाँ, उसमें जो वर्ण होते हैं, जिन लिपि का हम लोग पढ़ते हैं, वो एक एक शब्द, वो एक एक अक्षर ध्वनियाँ ही क्या होते हैं, सबसे प्रथम होते हैं, आदि होते हैं, फर्स्ट होते हैं, और उन्हीं को सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे पहला पार्ट कहा जाता है, ठीक है। अगला, तो बोले कि ये सारे शब्द छोटे छोटे, यानी कि भाषा का सबसे छोटा अक्षर कौन होगा, तो उसमें होने वाले एक एक अक्षर, उनमें होने वाली ध्वनियाँ ही सबसे छोटी कहलाती हैं, क्योंकि उन्हीं अक्षरों को, उन्हीं ध्वनियों, उन्हीं वर्णों को, उन्हीं वर्ड्स को जोड़ने पर एक शब्द का निर्माण होता है, और उन्हीं शब्दों को जोड़ने पर एक वाक्य का निर्माण होता है, जिसको सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अगला, तो बोले इन ध्वनियों से छोटी कोई दूसरी ध्वनि नहीं हो सकती। देखिए एक बात स्पष्ट कर दिया, लिख रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि जो क ख ग अ आ इ उ री, तो इस तरह के जो अक्षर हैं, जो ध्वनियाँ हैं, जो भाषा की प्रथम इकाई है, तो सबसे छोटा अंश, छोटा भाग होता है, छोटा हिस्सा है, पार्ट है, यही सबसे छोटा होता है। इससे छोटा किसी भी भाषा में, जितनी भाषाएं, सबका सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा हिस्सा यही हो सकता है, इससे छोटा और कुछ होगा ही नहीं। सबसे अंतिम रूप होता है, सबसे आदि भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसी से शुरुआत होती है और सबसे छोटा यही है, ठीक है। सबसे छोटी इकाई भाषा की कौन होती है, उसमें होने वाले वर्ण, ध्वनियाँ, अक्षर ही होते हैं। बोले इससे ज़्यादा छोटी ध्वनि यानी छोटा वर्ण हो ही नहीं सकता, इस बात को निश्चित कर दिया, इसमें कोई संशय यानी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ये छोटी से छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं, यानी इन छोटी ही छोटी ध्वनियों को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, इन्हीं को अक्षर कहते हैं, इन्हीं को ध्वनि कहते हैं। तो जब भी कोई पूछे कि वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि किसी भी भाषा में होने वाली सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा अंश को ही ध्वनि, वर्ण या अक्षर कहते हैं, ऐसा, ठीक है। अब अगला आप बताएं, इसमें डॉट बोल रहे हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि ही वर्ण कहलाती, वही बात, ध्वनि को ही वर्ण कह सकते हैं, वर्ण को ही अक्षर कह सकते हैं, अक्षर को ही ध्वनि कह सकते हैं। सब तीनों, कोई भी एक शब्द प्रयोग किया जाए, इन तीनों ही शब्दों को प्रयोग करने पर, तीनों शब्दों के प्रयोग करने पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं अक्षरों के बारे में जानकारी होगी। क ख ग घ अंग इत्यादि से, क से लेकर के ज्ञ तक, अ से लेके अंग अह तक जितने भी अक्षर आते हैं उन्हीं के बारे में जानकारी होगी, इसके अलावा और किसी चीज़ को नहीं जाना जाएगा, ठीक है। तो बोले कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि ही वर्ण कहलाती, उन्हीं को अक्षर इत्यादि कहते हैं। इनके टुकड़े, टुकड़े माने हिस्सा, पार्ट, अंश,
भाग, तो इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्यों भाई, हमको कोई चीज़ दी जा रही है तो हम उसको तभी तोड़ सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, अलग कर सकते हैं, कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं, जब उसका कोई ऐसा पार्ट हो जो टूट कर, जो हट करके, जो उससे निकल करके बाहर आ सके, उससे अलग हो सके। जब इससे कुछ अलग तोड़ के निकाला ही नहीं जा सकता, ये खुद ही एक अकेला है। किसी चीज़ को हम तभी जोड़ सकते हैं ना, जब वो वस्तु किसी कुछ चीज़ों से मिलकर बनी हो। जब वो कोई वस्तु किन्हीं चीज़ों से मिलकर नहीं बनी है, वो स्वयं में एक है और सिर्फ वन पीस है, तो वन पीस के आप कैसे हिस्से कर सकते हैं? वह कर पाना असंभव जैसा है। तो जब राम शब्द लिखा हो है, तो राम शब्द को हम अलग कर सकते हैं कि इसमें एक अक्षर है र, इसमें आ की मात्रा लगी है, यहाँ पर म अक्षर है, तो राम शब्द को हम तोड़कर अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग अक्षर हैं, मात्रा हैं, उनका प्रयोग हुआ है, हम उसको जानते हैं। तो हमारे जब ऐसी बात है तो हम उसको अलग कर सकते हैं। लेकिन जब क लिखा हो कहीं पर, जब कहीं पर ख लिखा हो, जब कहीं पर ज्ञ लिखा हो, जब कहीं पर ज लिखा हो, तो उसको अलग कैसे किया जाएगा? क्योंकि वो तो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है, जो सबसे अकेला है, केवल वन पीस है, तो उसको आप तोड़ के अलग नहीं कर सकते। तो इसी नाते बताएं कि किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई भाग होता है, वर्ण अक्षर ध्वनि, वो सबसे छोटा होता है, अकेला होता है। ये जो सारे हैं, ये दूसरों का निर्माण करके कुछ नया बनाते हैं। ये किसी से बनते नहीं, ये बल्कि बनाने वाले हैं, ये मेकर्स हैं, ये बनने वाले नहीं हैं, ये बनते नहीं हैं, ये बना देते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो कोई नई चीज़, कोई नए शब्द का निर्माण करते हैं, बिल्ड कर देते हैं। ये तो ये बनाते हैं, ना कि ये बनते हैं, ठीक है। तो जो बनाने वाला होता है वो बनकर, सॉरी ये कहना उचित नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो इन टुकड़े हैं, जो भाषा की एक एक अक्षर इकाइयाँ हैं, ये बनाते हैं ना कि बनते हैं। तो इस नाते इनको तोड़ करके कुछ हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता, इनको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा अंश है, और ये सिंगल ही, एकमात्र अकेले प्रयोग होते हैं। अतः इसको ध्वनि, वर्ण और अक्षर के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला तो बोले हिंदी के सारे वर्ण जब एक एक साथ क्रम में लिखे जाते हैं, तब उनका समूह वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णमाला क्या है, थोड़ा सा इस चीज को देख लें, समझ लें। तो अभी हम लोग जब पाठ का लेसन का नाम पढ़े थे, हिंदी वर्णमाला, तो हम लोग देखे, हमने बताया था कि माला किसको कहते हैं? जब कोई चीज़ एक आकार में, एक सूत्र में बंधी होती है, उसको माला कहते हैं। तो हम बोले कि माला कौन सी माला, किसकी माला? गले में पहनने वाली माला क्या? नहीं। कौन सी माला? तो हम लोग कुछ भाषा पढ़ रहे हैं, अक्षर पढ़ रहे हैं, ध्वनियों को पढ़ रहे हैं, शब्दों को पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में माला। तो बोले कि वो कौन सी माला है, वो कौन से अक्षर हैं? तो बोले कि उनमें आता है, आपने पहले पढ़ा होगा, क से लेकर के ज्ञ तक, यानी ककहरा जिसको कहते हैं, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, और स्वर, उसके बाद व्यंजन, सॉरी, फिर स्वर वर्ण में पढ़ा होगा, अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ अं अह। यही अक्षर, यही ध्वनियाँ, यही वर्ण क्या होते हैं? वर्ण कहलाते हैं, ठीक है, वर्ण ही कहलाते हैं। तो जैसे बोला गया कि क ख ग घ अंग इत्यादि से, क से लेकर के, यानी कि पूरा ज्ञ पर्यंत तक, ठीक है, जितने भी पूरे होते हैं ज्ञ तक, ठीक है। और क्या हो गया अगला? अ आ ई से लेकर के पूरा कहाँ तक? अंग और अह तक, ठीक है, यानी क से लेकर के ज्ञ तक और अ आ ई से लेकर के अंग अह तक, जितने भी अंत होते हैं, जितने भी रूप हैं। तो बोले कि हिंदी के सारे वर्ण, ये जो सारे वर्ण हैं, एक एक वर्ण, एक एक अक्षर, ये सारे वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं को ध्वनि, अक्षर कह सकते हैं, तीनों नाम से जब भी बोला जाएगा, इन्हीं के बारे में जानकारी होगी, इन्हीं के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो क्या बोला? तो बोले क्रम से जब ये लिखे जाते हैं, यही अब समझने की बात है कि वर्णमाला क्या है। माला का मतलब हम बताए थे अभी कि जो एक सूत्र में बंधा हो। तो जब भी हम से कोई बोलता है कि क से लेकर के ज्ञ तक लिखो, तो हम हमेशा क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण, ये जो सारे पूरे ज्ञ तक आते हैं, इनको हम पूरा एक रो में, एक क्रम से, एक सही क्रम से, एक डायरेक्ट रूप में लिखते हैं। ना कि ऐसा लिखते हैं, पहले क लिखते हैं, फिर ज्ञ लिखते हैं, फिर झ लिखते हैं, फिर ट लिखते हैं, फिर
इयाँ लिख देते हैं, फिर ण लिख देते हैं, ऐसा तो नहीं करते। जब भी हमसे बोला था कि आप क से ज्ञ तक लिखे तो हम इनको क्रम वाइज एक सुंदर रूप में एक सही ढंग से, जो लिखने का सही तरीका है, जैसे ये क्रम में बैठते हैं, जो इनको क्रम में बताया गया है, जो इनका सही क्रम है लिखने का, उसी क्रम में जब हम लिखते हैं तो उन्हीं को, वो जो एक सूत्र में एक क्रम से लिखे जाते हैं, तो इन्हीं को माला कह देते हैं। तो ये कौन सी माला है? तो बोले ये वर्णों की माला, ये अक्षरों की माला, ये ध्वनियों की माला है। माला क्यों कहे? क्योंकि ये क्रम से लिखे जा रहे हैं। बताए थे जब कोई चीज़ एक क्रम में होती है, एक सूत्र में होती है, वो कहीं टूटती नहीं, बीच में खंडित नहीं होती है, अलग नहीं होती है, या उसको आगे पीछे करके नहीं लिखा जाता, एक ही क्रम में लिखते हैं, सीधा सीधा जैसा रूप है वैसा ही लिखते हैं, वैसा ही प्रयोग करते हैं, वैसा ही बोलते हैं, तो उसी को माला कहते हैं। तो ये कौन सी माला है? तो बोले अक्षरों की माला है, ये वर्णों की माला है, ये ध्वनियों की माला है। ठीक, तो उसी को बोला गया कि हम वर्णमाला को जाने। तो जब भी वर्णमाला का बात होगा, आपसे कहा जाए कि आप हिंदी की वर्णमालाओं को लिखिए, तो आप क से ज्ञ तक लिखेंगे, आप अ से अह तक लिखेंगे, अंग से अह अ से अंग अह तक लिखेंगे। ठीक है, तो यहीं में दो पार्ट हो गए, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। क से ज्ञ तक जो भी अक्षर होते, जितने भी अक्षर आते हैं, टोटल 25 होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं व्यंजन, यानी व्यंजन अक्षर, व्यंजन वर्ड, व्यंजन ध्वनियाँ। और अंग से लेकर के अह तक जितने भी आ रहे हैं, टोटल 13। ठीक है, तो उनको 13 अक्षर होते हैं अंग से लेकर अह तक। तो इसमें इनको टोटल, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं स्वर। अब आगे जाना जाएगा इसमें क्या है। तो बोले कि इन्हीं क्रम से लिखे जाते हैं, तब उनका समूह, समूह माने एक ग्रुप, ठीक है, ग्रेजुअली जो क्रमशः जो एक समूह में लिखा जा रहा है, ठीक है, तो इन्हीं को वर्णमाला कहते हैं, इन्हीं को वर्णमाला कहा जाता है। यानी ये वर्णों की, अक्षरों की, ध्वनियों की एक माला है, जिसको क्रमबद्ध क्रम रूप से लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है। ठीक है।